पतझड़ आ गया था। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। बाजरे की कलगी के एक एक दाने को जैसे तोता निकाल लेता है, उसी तरह पतझड़ ने हर पत्ते को अलग कर दिया था। पेड़ की पूरी कत्थई शाखाएं बिल्कुल नंगी थीं। ओस की बूंदों में भीगने के बाद उसकी खुरदुरी गड्ढेदार पुरानी छाल धूप में बहुत साफ दिखती थी। लड़का सुबह छत पर गमले के पौधों को पानी देने आया। उसकी निगाह पेड़ पर पड़ी। उसने पहली बार पेड़ को इस तरह नंगा देखा था। हालांकि पतझड़ हर साल आता था, हर साल बाजरे की कलगी की तरह उसका हर पत्ता अलग कर देता था, हर साल उसकी शाखाएं इसी तरह नंगी हो जाती थीं, पर लड़के की निगाह नहीं पड़ी थी। इस साल पड़ी थी। उसने इतना बड़ा, ऊंचा और ऐसा बिना पत्तों वाला पेड़ भी पहले कभी नहीं देखा था। इस साल देखा था। उसकी भूरी कत्थई शाखाएं उसे मेलों में आने वाले तपस्वी की जटाओं की तरह लगीं। पौधे को पानी देना भूलकर वह उन जटाओं को देखने लगा। पेड़ को देखते हुए उसकी नज़र शाखाओं के बीच की खाली जगह पर गई। खाली जगह से उसे कुछ दूर पर एक आंगन का चौकोर हिस्सा दिखा। उस चौकोर हिस्से पर एक लड़की खड़ी थी। वह भी हैरानी से पेड़ को उधर से देख रही थी। नंगी शाखाओं की खाली जगह से उसे भी देख रही थी। दो लोग एक साथ एक ही समय उन कत्थई भूरी शाखाओं को देख रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन शाखाओं के बीच से वे एक दूसरे को भी देख रहे थे, एक दूसरे को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लड़की रस्सी पर सूखते कपड़े उठाने आई थी। कपड़े उठाकर वह चली गई। उसके जाने के बाद आंगन की चौकोर जगह खाली हो गई। लड़के ने अब पूरे आंगन को देखा। एक और किनारे पर नीची छत थी। उस पर बड़ा सा धुआं बना था। वह जरूर रसोई होगी, लड़के ने सोचा। दूसरी ओर उतनी ही नीची छत वाली कोठरियां बनी थीं। वह जरूर अनाज और दूसरे सामान रखने की जगह होगी, लड़के ने सोचा। तीसरी ओर कम ऊंचाई वाला नल लगा था। इस पर कपड़े धोए जाते होंगे, लड़के ने सोचा। चौथी ओर रस्सी बंधी थी। उस पर कपड़े सूखते थे। लड़के ने देखा था, पेड़ के टूटे मटमैले पत्ते रसोई और कोठरियों की छतों पर पड़े थे। वे बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा कि उन्होंने छत को ढक लिया था। इतने ज्यादा लड़के ने सिर्फ तारे देखे थे। वे भी कभी कभी आसमान को ढक लेते थे। पत्ते एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे। तारे एक दूसरे के ऊपर नहीं लगते होंगे, लड़के ने सोचा। लड़की के जाने के बाद आंगन का वह चौकोर हिस्सा बहुत खाली लग रहा था। लड़के ने लड़की को ठीक से नहीं देखा था। वह सोच रहा था, पौधे के पानी देने से पहले लड़की एक बार और आ जाए तो उसे ठीक से देख ले। लड़की अचानक आंगन में आ गई। उसी जगह खड़ी होकर गीले कपड़े सुखाने लगी। ऐसा करते हुए वह शाखाओं के पार लड़के को देख रही थी। इस बार लड़के ने उसे ठीक से देखा। वह उसकी उम्र की ही थी, कसी देह वाली, भरे बादल जैसी सांवली। उसके खुले बाल कंधों पर गिरे हुए थे। लड़की ने अभी रात को सोने वाले कपड़े ही पहने हुए थे, पीले फूलों वाला एक ढीला पायजामा और उन्हीं फूलों वाली एक ऊंची कमीज। दोनों एक ही कपड़े से बने थे। कमीज कुछ ज्यादा ऊंची थी। वह कमर के नीचे के भारीपन को ढक नहीं पा रही थी। लड़की सोकर उठी थी। उसके कपड़ों पर अभी रात की सलवटें थीं। उसकी चाल में आलस्य था। तीसरा कपड़ा सुखाते हुए उसने 2 बार जमुहाई ली। जमुहाई लेते समय दोनों बार उसका मुंह थोड़ा ही खुला। लड़के को उसके दांत नहीं दिखे, अनार के दानों की तरह होंगे, लड़के ने यूं ही सोच लिया। लड़की जब रस्सी पर कपड़े टांगती तो उसकी बाहें उठ जाती। उठी बाहों के नीचे लड़के ने होली के पानी भरे 2 छोटे गुब्बारे देखे। गोल कलाइयों पर 2 डोरे बंधे देखे। जब तक लड़की कपड़े सुखाती रही, शाखाओं के बीच से लड़के को देखती रही। लड़का भी शाखाओं के बीच से लड़की को देख रहा था। उसने पहले कभी कपड़े सुखाती लड़की नहीं देखी थी। लड़के को लगा कि वह रस्सी पर कपड़े कुछ जल्दी डाल सकती थी। लड़की देर कर रही थी। कुछ देर में लड़की ने सब कपड़े रस्सी पर फैला दिए। तभी पेड़ की शाख से रसोई की छत पर एक मोटा बंदर धम्म से कूदा। लड़की डरकर अंदर भाग गई। लड़के ने बंदर को एक गाली दी, फिर गमले के पौधों में पानी डालने लगा। लड़का 10वें पौधे को पानी दे रहा था। उसने एक हट हट की आवाज सुनी। उसने घूमकर देखा। आंगन के कोने में लड़की एक छोटी लकड़ी लिए बंदर को भगा रही थी। लड़की डर रही थी कि बंदर कहीं कपड़े न उठा ले। लकड़ी पतली और छोटी थी। बंदर मोटा और जिद्दी था। बंदर पर उसकी हट हट का कोई असर नहीं पड़ा। सूखे पत्तों के बीच उसे एक रोटी मिल गई थी। रोटी मुंह में दबाकर उसने लकड़ी हिलाती हुई लड़की को एक गुड़की दी। चीखकर लड़की अंदर भाग गई। बंदर हंसता हुआ रोटी चबाने लगा। लड़का हंसता हुआ 11वें पौधे में पानी देने लगा। जब तक बंदर बैठा था, लड़की आने वाली नहीं थी। आखिरी पौधे में पानी देने के बाद लड़के के पास खाली समय था।
इस खाली समय में लड़के ने मुंडेर पर कोहनियां टिकाई और पेड़ और उसके चारों ओर देखने लगा। पेड़ बहुत ऊंचा था, उसके नीचे कई छोटे छोटे घरों की छतें थीं। इन घरों के बाहर बड़ी खुली जगह थी, इसमें लकड़ियों की एक टाल थी। घरों की छतों पर भी पेड़ के टूटे पत्ते पड़े थे। पेड़ कहाँ से निकला था, ये लड़के की छत से समझ में नहीं आता था। लड़के की छत से लकड़ी का टाल का खुला मैदान दिख रहा था। उसके एक कोने पर कटी हुई लकड़ियों के छोटे छोटे अलग ढेर लगे थे। एक और पेड़ों की पतली बिखरी हुई टहनियां पड़ी थीं। उनके पास लकड़ियां तौलने का बड़े पलड़े वाला तराजू लटक रहा था। उसके पीछे छोटी कोठरी बनी थी। उस पेड़ की शाखाएं लकड़ी के टाल के कुछ हिस्से तक फैल गई थीं। आंगन इन्हीं के पीछे था। पेड़ की दूसरी ओर एक दीवार के पीछे छोटी सी खुली जगह दिख रही थी। वहां एक गाय बंधी थी। उसके सामने खाने के लिए मिट्टी का बड़ा नांद रखा था। उसके अंदर चारा पड़ा था। गाय का बछड़ा उससे सटा खड़ा था। चारखाने वाला अंगोछा पहने एक आदमी गाय का दूध निकालने की तैयारी कर रहा था। वहीं से उठता हुआ काला धुआं पेड़ तक आ रहा था। लड़के को पेड़ का तना उस खुली जगह तक जाता दिख रहा था। फिर दीवार थी। तने के चारों ओर और भी छोटी छतें और दीवारें थीं। पेड़ कहाँ से निकला था, ये छत से पता नहीं लगता था। बंदर अभी रोटी खा रहा था। आंगन अभी खाली था। लड़के ने नजर घुमाकर आंगन की तरफ देखा। रसोई की छत पर 2 बंदर और आ गए थे। पत्तों में रोटी तलाशते हुए वे आंगन की तरफ बढ़ रहे थे। लड़की अब और ज्यादा डर गई होगी, लड़के ने सोचा। बंदरों के जाने के बाद भी अब देर तक वह आंगन में नहीं आएगी। धूप तेज होने लगी थी। लड़का उदास हो गया। उदास होकर वह छत से नीचे आ गया। दोपहर को लड़का फिर छत पर आया। वह पहले कभी दोपहर को नहीं आया था। उसे छत पर जाते देखकर माँ ने टोका। सुबह पौधे को पानी कम दिया था, लड़का बोला। धूप में पानी देने से पौधे जल जाते हैं, माँ बोली। लड़के ने माँ की बात नहीं मानी। वह छत पर आ गया। उसने आंगन की तरफ देखा। आंगन खाली था। कुछ देर धूप में खड़ा वह आंगन देखता रहा। अचानक उसे लड़की दिखी। सिर झुकाए रसोई से निकली और आंगन से होती हुई दूसरी ओर चली गई। उसके हाथों में ट्रे थी। ट्रे पर खाने के बर्तन रखे थे। कुछ क्षण बाद वह रसोई में लौटी। उसके हाथ अब खाली थे। उसे पता नहीं था कि लड़का छत पर है। लड़के की परछाई इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके आंगन तक पहुंच जाती। लड़के की गंध इतनी तेज नहीं थी कि वह सूंघ लेती। लड़के की धड़कनें इतनी तेज नहीं थी कि वह सुन लेती। लड़का इतना पास नहीं था कि वह देख लेती। पहले की तरह ही सिर झुकाए वह फिर रसोई से निकली। इस बार उसके हाथ में प्लेट थी। प्लेट पर रोटी थी। आंगन के दूसरी ओर वह गई, फिर लौटी। अब उसकी प्लेट खाली थी। लड़का समझ गया रसोई में कोई रोटी सेक रहा है। लड़की आंगन के पार कमरे में किसी को खाना खिला रही है। लड़का मुंडेर पर कोहनियां टिकाकर खड़ा हो गया। लड़की ने 3 चक्कर लगाए। आखिरी चक्कर में वह ट्रे पर सब बर्तन लेकर वापस लौटी। ट्रे रसोई में रखकर फिर लौटी। आंगन के तल पर उसने हाथ धोए, पाँव भी धोए। पाँव धोने के लिए उसने पायजामा थोड़ा ऊपर उठाया। लड़के ने उसकी गुदास पिंडलियां देखी। पंजों में 2 सांवले मुलायम खरगोश देखे। लड़की अंदर चली गई। धूप बहुत तेज हो गई। छत के फर्श पर लड़के के तलुए जलने लगे। माँ ने नीचे से आवाज दी, पौधों को जलाने के लिए कोसा, उनकी बददुआओं से डराया। लड़का डर गया, डरकर नीचे आ गया। शाम को लड़का फिर छत पर आया। आंगन खाली था। उसने देर तक आसमान में उड़ती पतंगे देखी, खेतों से लौटते तोते देखे, चिमनियों से निकलता धुआं देखा, चर्च की मीनार के गले में लॉकेट सा लटका पीला चांद देखा, घरों में जलते चूल्हों की लपट देखी, उन पर सिमटती रोटियां देखी, खूब सारे तारे देखे। फिर नीचे आ गया। सुबह के इंतजार में लड़का ठीक से सो नहीं पाया। जनाजे में गैसबत्ती किराए पर देने वाले के मुर्गे की बांग से वह उठ गया। खिड़की का पर्दा हटाकर उसने देखा, अभी अंधेरा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 3 बजे थे। उसने सुना था मुर्गा सुबह होने पर बांग देता है। इस मुर्गे ने ऐसा नहीं किया। गैसबत्ती किराए पर देने वाला बेईमान था। उसे मातम में मुफ्त देने के लिए कहा गया था, लेकिन वह किराया लेता था। मुर्गा उसका था। मुर्गा भी बेईमान हो गया था। लड़के ने मुर्गे को एक गाली दी। उसने तय किया कि अब मुर्गे की बांग से नहीं उठेगा। मिल के हूटर, कोतवाली के घंटे, अजान या चिड़ियों की आवाज से उठेगा। ये बेईमान नहीं थे। उस सुबह सबसे पहले चिड़िया बोली। वह उठ गया। खिड़की का पर्दा हटाकर उसने देखा, थोड़ी रोशनी हो गई थी। वह छत पर आ गया। उसने आंगन की ओर देखा। लड़की आंगन में टहल रही थी। सुबह की ताज़ी हवा फेफड़ों में भर रही थी। हल्का व्यायाम कर रही थी। तीसरे चक्कर में उसने छत की तरफ देखा।
लड़के को देखकर वह रुकी, रस्सी की तरफ आई। उसने रस्सी पर सूखते कपड़ों को ठीक किया। कपड़ों को ठीक करने तक वह लड़के को देखती रही। लड़का भी उसको अब अच्छी तरह से देख पा रहा था। पता नहीं था कि लड़की लड़के को देख रही है या उसे खुद को देखने दे रही है। लड़की आंगन में चक्कर लगाने लगी, कभी हाथ ऊपर उठाती, कभी कंधे से घुमाती। अंदर देखने वालों को वह सुबह का व्यायाम करने का भ्रम दे रही थी। आंगन के एक ओर से दूसरी ओर घूमते हुए जाने में उसका एक चक्कर हो रहा था। एक चक्कर में वह उतनी ही देर दिखती जितनी देर खुले हिस्से से गुजरती। बाकी समय दीवार या कोठरियों की आड़ में चली जाती। लड़के ने गिनती गिनकर देखा कि उसका एक चक्कर 3 मिनट का है। हर 3 मिनट बाद लड़की खुली जगह से गुजर रही थी। हर 3 मिनट बाद लड़का उसे देख रहा था। खुली जगह से गुजरते हुए छत की तरफ देख लेती। हर 3 मिनट बाद लड़की लड़के को देख रही थी। लड़के ने 6 बार लड़की को देखा। पहली बार में उसने देखा कि लड़की ने रात के सोने वाले कपड़े बदले हुए थे। वह सफ़ेद रंग के गाउन जैसा कुछ पहने थी। दूसरी बार में उसने देखा कि गाउन पहनने के कारण कल की तरह उसकी कमर के नीचे का भारी हिस्सा नहीं दिख रहा था। तीसरी बार उसने देखा कि कल की तरह उसके बाल खुले नहीं थे। उसने बालों की 2 चोटियां बना ली थीं। दोनों चोटियां उसके कंधों से आगे की तरफ पड़ी थीं। चौथी बार में उसने देखा कि कल की तरह वह अलसकर नहीं चल रही थी। पांचवी बार में उसने देखा कि तेज चलते हुए वह राजसी तरीके से एक और थोड़ा झुक जाती है, गर्दन हंसनी की तरह सीधी रखती है। छठी बार में लड़की खुले हिस्से में रुक गई। वह फिर रस्सी के पास आई। उसने रस्सी से कपड़े उतारे, कपड़े लेकर अंदर चली गई। लड़का मुंडेर से हटकर पौधों को पानी देने लगा। 16वें पौधों में पानी देते समय उसे आवाजें सुनाई दी। उसने घूमकर देखा, लड़की गीले कपड़े सुखाने लाई थी। यह आवाज बाल्टी रखने और कपड़ों को बहुत तेजी से फटकारने की थी। लड़के ने पौधों को पानी देना छोड़ दिया। वह फिर मुंडेर पर कोहनी टिकाकर खड़ा हो गया। अब दोनों फिर एक दूसरे को देख रहे थे। रस्सी की तरफ मुंह करके लड़की धीरे धीरे कपड़ा फटकारती फिर रस्सी पर फैलाती। लड़के ने कपड़ों को देखा। कपड़ों में उसने लड़की के कल के पीले फूलों वाले कपड़े पहचान लिए। लड़की के पीछे आंगन के नल पर एक औरत आई। उसने हाथ धोए फिर अंदर चली गई। लड़की कपड़े फैला चुकी थी। वह बाल्टी लेकर अंदर जाने लगी। आंगन में एक आदमी आया। उसके साथ वही औरत थी। रसोई की तरफ इशारा करके उन्होंने लड़की से कुछ कहा। दोनों अंदर चले गए। लड़की बाल्टी रखकर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वह लौटी। उसने बाल्टी उठा ली, एक बार सतर्कता से चारों ओर देखा फिर लड़के की तरफ घूमी। यूं ही एक हाथ उठाया और हल्के से लहराकर चली गई। उसने बता दिया था कि अब नहीं आएगी। लड़का उदास हो गया, इतना उदास कि उसने बचे हुए पौधों को प्यासा छोड़ दिया। वह नीचे चला गया। माँ की गालियां सुनने के बाद भी वह दोपहर को फिर छत पर आया। लड़की उसी तरह सिर झुकाए आंगन से रोटियां लेकर जाती रही। उसे नहीं पता था कि लड़का दोपहर को भी छत पर आता है। लड़का 2 बार खांसा, एक बार मुंडेर से फर्श पर धम्म से कूदा। लड़की ने नहीं सुना। लड़के को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह शाम को छत पर नहीं आया। उस शाम वह नदी किनारे बालू पर पेट के बल लेटा हुआ बालू पर कपड़े सुखाती, रोटियां ले जाती, पाँव धोती, बंदर से डरती हुई लड़की के चित्र बनाता रहा। अगली सुबह लड़का मुर्गे की आवाज पर नहीं जागा, चिड़ियों की आवाज पर भी नहीं जागा, कोतवाली के घंटे बजने पर जागा। जागते ही वह छत पर आया। लड़की ने वही सब उसी तरह किया। उसी तरह वह आदमी और वही औरत आए। लड़की रसोई में गई। जाते समय उसने हवा में हाथ हिलाया। लड़के की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उसने हाथ उठाकर लड़की से रुकने को कहा। लड़की रुक गई, रस्सी के पास आकर खड़ी हो गई। फिर नल पर मुंह, हाथ, पांव धोती रही। फिर डरी हुई सी कभी कमरे कभी रसोई की तरफ देखती खड़ी रही। यूं ही बेमतलब खड़ा होना उसे डरा रहा था। कुछ देर बाद उसने लड़के को देखे बगैर हाथ हिलाया और चली गई। उसे डर था कि उसे देखा तो लड़का फिर रोकेगा, वह फिर रुक जाएगी। लड़का उसके बारे में जानना चाहता था। उससे कहना चाहता था कि वह हमेशा आंगन में रहे। उसे कोई गुप्त संकेत बताना चाहता था जिसे सुनकर वह जब बुलाए लड़की आंगन में आ जाए। उसने कुछ गुप्त संकेत सोच भी लिए थे। उसने सोचा था कि इस मौसम में वह पपीहे की आवाज निकालेगा या फिर सूर्य का रथ खींचने वाले सुनहरी अयाल के घोड़ों की टापों की आवाज या फिर उस बुलबुल की आवाज जिसके गले का रंग सुर्ख लाल हो चुका हो। उसने बंद कमरे में इन आवाजों का अभ्यास भी किया था। इन आवाजों को सुनकर माँ कमरे के आसपास हैरानी से बुलबुल और घोड़ों को ढूंढती रही थी। लड़के ने जब माँ को इस तरह उन्हें ढूंढते देखा तो उसे लगा कि लड़की भी जब आवाज सुनेगी तो बुलबुल या घोड़े की आवाज ही समझेगी।
ये आवाज़ें उसे बुलाने के लिए वह निकाल रहा है, उसे पता ही नहीं चलेगा। लड़के ने कुछ और तरकीबें भी सोची। मसलन वो किसी का पालतू कबूतर उधार मांग ले जो उसका पत्र ले जा सके, या उसकी अनाज रखने की कोठरी की दीवार पर उंगलियों की परछाइयों से जानवरों की शक्लें बनाकर उसे आने का इशारा करे, या उसके आंगन तक कागज का जहाज उड़ा सके। लड़का दोपहर को फिर उसी तरह छत पर आया। लड़की ने उसी तरह सिर झुकाए किसी को कमरे में खाना खिलाया। शाम को लड़का फिर आया। आंगन खाली था। 10 दिन हो गए। 11वें दिन सुबह लड़के ने शाखाओं पर कुछ नए पत्ते देखे। उसने गिने, 80 थे। ये पत्ते नवजात शिशु की तरह चमकदार थे, मुलायम थे, पवित्र थे, उम्मीदों से भरे थे। हवा में झूलते तो उन पर ठहरी चमक बूंदों की तरह नीचे गिरती। वे बड़े और चौड़े थे, उनकी नसें उठी हुई और रस से भरी थीं। इन 80 पत्तों ने ही लड़की की रसोई के एक हिस्से को ढक लिया था। अभी उन्हें असंख्य होना था, इतना कि हवा भी उनके पास नहीं गुजर सकती थी। किसी की नज़र का गुजरना और भी कठिन था। लड़के ने चारों ओर नज़र घुमाकर दूसरे पेड़ों को देखा। वे सब नए पत्तों से भर चुके थे। उनके हरे रंग अलग अलग थे, उनकी आकृतियां अलग थीं, चमक अलग थी। पतझड़ से सूखी ठूंठ में कपकपाती जर्जर दिखती देहों वाले वे पेड़ अब आसमान की ओर तने हुए धरती को ढाक रहे थे। यही एक पेड़ था जिसकी शाखाएं अभी नंगी थीं। ये सबसे अलग भी था। इस पर कत्थई रंग के बड़े फूल आते थे। बाद में उनसे कपास के रेशे उड़कर चारों ओर फैलते रहते थे। इसी पेड़ पर बैठकर कोयली कूकती थी। इसी पेड़ पर जब चांद रुकता, नीचे चांदनी का नगर बसा दिखाई देता था। ये सब शुरू होने वाला था। 2 या 3 दिन में इन शाखाओं को पत्तों से भर जाना था। लड़के ने छत से आंगन वाले घर का रास्ता पहचानने की कोशिश की। आंगन के चारों ओर नीची छतों वाले छोटे छोटे घर बने थे। उन घरों के बीच वह घर कहाँ है, समझ में नहीं आता था। उसकी गली, दरवाज़ा कहाँ है, दिखाई नहीं देता था। शाखाओं के पत्तों से भर जाने के बाद आंगन दिखना बंद हो जाएगा, लड़की भी नहीं दिखेगी। ये सोचकर लड़का घबरा गया। मुंडेर से कोहनियां टिकाकर उसने एक बार फिर पेड़ देखा। लकड़ी की टाल को देखा जिसके ऊपर उसकी शाखाएं थीं। बंधी हुई गाय वाले हिस्से को देखा जहां उसका तना गया था। कुछ देर तक इसी तरह सब और घूरने के बाद वह नीचे उतर आया। सुबह लड़की को देखने के बाद लड़का घर से निकलने लगा। माँ ने बिना कुछ खाए बाहर जाने के लिए उसे टोका। खाली पेट में आग लगेगी। लड़का झल्ला गया। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। माँ हैरानी से उसे देखती रही। पेट की आग के बारे में कुछ और बोलती, इसके पहले लड़का बाहर निकल गया। लकड़ी की टाल एक छोटे से खुले मैदान में थी। पहले यहाँ हवेलियों की जरूरत की सब्जियां वगैरह बोई जाती होंगी, या जानवर बंधते होंगे, या उन हवेलियों में काम करने वाले झोंपड़ों में रहते होंगे। अब वह मैदान छोटी कोठरियों से भर गया था। इन कोठरियों में लोग रहते थे। इन कोठरियों की छत पर पेड़ के सूखे पत्ते गिरते रहते थे। कभी कोई पुराना साइकिल का टायर, टूटा पिंजरा, फटा जूता भी पड़ा रहता था। लड़के ने छत से इन्हें देखा था। कोठरियों की छतें मिली हुई थीं। ये गिलहरियों और बंदरों के दौड़ने, सोने और खेलने के काम आती थी। यही छत लड़की के आंगन की रसोई और अनाज के कमरे तक चली गई थी। गलियों में रास्ता पूछते हुए लड़का टाल तक आ गया। कई तरह की लकड़ियों के कई तरह के ढेर लगे थे। कुछ ढेर बहुत ऊंचे थे, कुछ छोटे थे, कुछ सूखी टहनियों के थे। लकड़ियां तौलने का तराजू लगा था। उसके पलड़े मोटी लकड़ियों से बने थे। दुकान के सामने के तख्त पर 3 आदमी बैठे थे। वे दुकानदार का इंतजार कर रहे थे। लड़का उनके पास खड़ा हो गया। उनकी बातों से लड़के को पता चला कि एक चिता की लकड़ियां बेचने वाला मरघट का दुकानदार था, दूसरा हवन की लकड़ियां बेचता था, तीसरा गुल्ली डंडे बनाने के लिए लकड़ियां लेने आया था। वे लकड़ियों के ढेर की ओर इशारा करके जोर जोर से बोल रहे थे। एक कोठरी से खांसता हुआ दुकानदार बाहर आया। वह दुबला पतला था। उसकी उम्र 60 के आसपास थी। छोटी सी सफेद दाढ़ी थी। रंग साफ था। कंधे पर लंबा तौलिया पड़ा था। उसके पीछे लकड़ियां तौलने वाला छोटा लड़का आया। वे तीनों उसके पुराने ग्राहक थे। छोटा लड़का भी उनको पहचानता था। बिना कुछ पूछे वह ढेर से लकड़ियां उठाकर तराजू के पलड़े पर रखने लगा। लड़का उनसे थोड़ी दूर खड़ा था। वह सोच रहा था कि ये तीनों चले जाएं तब वह अकेले में दुकानदार से बात करेगा। दुकानदार ने एक बार उसे उल्टी निगाह से देखा। वह समझ नहीं पाया कि लड़का उसका ग्राहक है या अंदर घरों में किसी से मिलने आया है। उन तीनों से बातें करते हुए वह बीच बीच में तराजू की लकड़ियों को भी देख रहा था। लड़के तक लकड़ियों की गंध आ रही थी, जैसे वे सांस छोड़ रही हों, जैसे कटने जाते बकर मंडी के बकरे छोड़ते थे।
उनके ऊपर की नुची भूरी छाल चारों ओर पड़ी थी, जैसे उनकी खाल चाकू से खुरच दी गई हो। लड़के ने सिर उठाकर देखा। पेड़ की शाखाएं दिख रही थीं। लकड़ियां तौलने के बाद बाहर खड़े रिक्शों पर लकड़ियां लादकर वे तीनों चले गए। दुकानदार ने एक बार लड़के को देखा, फिर तख्त पर बैठकर हिसाब लिखने लगा। अब लड़का आगे आया। दुकानदार के कागज पर उसकी परछाई पड़ी। उसने सिर उठाया। क्या उस पेड़ की लकड़ियां मिलेंगी? लड़के ने उंगली उठाकर पेड़ की तरफ इशारा किया। उसने डाल को लकड़ी कहा था। उसे डर था कि डाल बोला तो दुकानदार कह देगा कि वह लकड़ियां बेचता है, डाल नहीं। दुकानदार ने सिर उठाकर पेड़ को देखा। वह जब पैदा हुआ था तब से उस पेड़ को देख रहा था। वे किसी काम नहीं आती। उसने लड़के को देखा। और बहुत तरह की लकड़ियां हैं, वे ले लो। नहीं, यही चाहिए। क्यों? वैद्य जी ने इसी पेड़ के लिए कहा है। पत्ते आने से पहले इसकी पतली डालियों को घिसकर लेप बनाना है। अभी पत्ते नहीं आए हैं। अभी इनकी छाल बिल्कुल सूखी है। यही सबसे ज्यादा फायदा करती है। पेड़ के उस तरफ पत्ते आने लगे हैं। मैंने गिने हैं, 80 हैं। तुमने पत्ते गिने? दुकानदार ने हैरत से लड़की को देखा। उसने सिर हिला दिया। मैंने तारे गिने थे। कितने थे? कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।